ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वागत आप सभी का नीलम मलकानिया की ओर से। आपके लिए लेकर आए हैं हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारतीय सेनाओं ने पुष्प वर्षा कर देश भर में कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया। पिछले 3 दिन में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या के दोगुने होने का समय बढ़कर 12 दिन हुआ। गृह मंत्रालय ने माल ले जाने वाले वाहनों और चालकों की समस्याओं के समाधान के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया और 956 विद्यार्थियों को लेकर दूसरी विशेष रेलगाड़ी धनबाद पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने कल कोरोना योद्धाओं के प्रति देश की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए देश भर में अनेक गतिविधियां आयोजित की। तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर कोविड-19 महामारी की लड़ाई में पुलिस बल के अभूतपूर्व प्रयासों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। पुलिस कर्मियों के प्रयासों को नमन करते हुए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्प वर्षा की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि तीनों सशस्त्र सेनाएं कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कई गतिविधियां आयोजित करेंगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कोविड योद्धाओं का सम्मान करने के लिए सेना की सराहना की है। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 26% से ज्यादा हो गई है। अभी तक 10,887 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 682 रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में फिलहाल 40,263 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इनमें से 1,306 रोगियों की मृत्यु हो गई है। शेष 28,070 का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से लॉकडाउन की बढ़ी अवधि के दौरान इसका सही अर्थों में पालन करने की अपील की, जिससे संक्रमण की श्रृंखला तोड़ी जा सके। उन्होंने कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों के काम में बाधा नहीं डालने और स्वस्थ हो चुके लोगों के प्रति भेदभाव नहीं करने को कहा है। गृह मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष बढ़ाई गई लॉकडाउन अवधि के दौरान खाली ट्रकों और माल ले जाने वाले वाहनों की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही से संबंधित समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस काम में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है। चालक और ट्रांसपोर्टर नियंत्रण कक्ष के नंबर 1930 पर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए। राजस्थान के कोटा से रवाना हुई दूसरी विशेष राहत रेलगाड़ी कल धनबाद पहुंची। जिले के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रेलवे स्टेशन पर छात्रों का स्वागत किया। इस रेलगाड़ी में धनबाद के अलावा बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा और जामताड़ा जिले के छात्र शामिल थे। धनबाद जिला प्रशासन ने सभी छात्रों को उनके जिले तक पहुंचाने के लिए संक्रमण मुक्त बसों की व्यवस्था की। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों की शहादत दुखदायी और विचलित करने वाली है। श्री सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि सैनिकों ने आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया है और राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र कभी भी उनका साहस और उनके बलिदान को नहीं भूलेगा। रक्षा मंत्री ने शहीद हुए सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि देश शहीदों के परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, पद्म भूषण। डॉक्टर जोशी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। डॉक्टर जोशी, सबसे पहला प्रश्न यही है कि लॉकडाउन की अवधि चल रही है,
सोशल डिस्टेंसिंग पर काफी जोर दिया जा रहा है। आप बताएं कि ये जो कंसेप्ट है सोशल डिस्टेंसिंग का, ये क्या है, क्यों इसका अनुपालन बहुत जरूरी है एक आम भारतीय के लिए? देखिए, एक बात हम सबको समझ लेना चाहिए कि ये पहली बार एक ऐसी बीमारी हमारे बीच में है जिसकी हमारे पास साफ कोई दवा नहीं है। और ऐसे हालात में अगर कोई चीज हमें बचा सकती है और इस बीमारी से हम किसी तरह से अपने आप को अलग रख सकते हैं, उसका एक ही उपाय सबके सामने, और जिसके प्रमाण भी बहुत ढेर सारे अब तक हमारे सामने आ चुके हैं, कि हम किस तरह से एक फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें। बात करते समय छोटे छोटे ड्रॉपलेट से, छींकने से, हाथ को छूने से, हर जगह हर माध्यम से ये आप तक पहुंच सकता है। और बड़ी बात तो ये भी है कि ये और छुआछूत की बीमारियों के से एक कदम और भी आगे है कि ये वायरस किसी भी चीज पर हम किन्हीं कारणों से हाथ लगा दें तो उस तक ये कम से कम कुछ घंटों तक जीवित रहता है, और इस कारण ये हमको सबको प्रभावित कर सकता है। डॉक्टर जोशी, हम देख रहे हैं कि कोरोना का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ा है। लॉकडाउन के चलते हुए, तमाम बंदिशों के चलते हुए हम किस तरह से धीरे धीरे लोगों को रोजगार की तरफ उन्मुख करें, उनको रोजी रोटी जो उनको चाहते हैं और हमारा काम भी चलता रहे, प्रोडक्शन भी होता रहे। देखिए, एक बात, दो तीन बातें हमें इस दौरान समझ में आनी चाहिए और जो कि हमें सीखना भी चाहिए। पहली बात तो मैं एक बात को इस रूप में कहूंगा कि अगर इसका कहीं पर एक पहलू ये मान के चलें कि पूरा जो हमारा वर्तमान आर्थिक और पारिस्थितिकी तंत्र है उसका एक बड़ा दबाव शहरों पे रहा है। जिसको भी नौकरी की तलाश थी या असंतुष्ट गांव में किन्हीं कारणों से था, उसने शहरों का रास्ता और रुख कर लिया। हालात कहाँ पहुंच गए ये आप सबको परिचित है कि दुनिया भर में 54% लोग शहरों में आ गए हैं और अपने देश में 35% लोग शहरों में। शहरों की जो जीवन है उसको एक बेहतर इसलिए भी आज नहीं कहा जा सकता कि पानी का न मिलना, प्रदूषण होना और एयर पॉल्यूशन होना, इन सब को लेकर के अन्य बीमारियां भी इस रूप में सामने आती है। और जितने नजदीक आप होंगे उतना नजदीक आप बीमारियों के चपेटे में भी चले जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर किन्हीं भी कारणों से लोगों ने गांव में और घरों में वापसी के लिए रुख किया तो उसको एक इस दृष्टि से भी देखे जाने की आवश्यकता है कि जो बात मैं आपके सामने अब रख रहा हूँ। देखिए, एक बात सबकी समझ में दुनिया में आनी चाहिए कि उत्पादन, जो प्राथमिक उत्पादन है, वो सिर्फ खेतों, गांव से ही जुड़ा है, और सेकेंडरी प्रोडक्शन वो फैक्ट्रीज में होता है या उससे आगे उसके उत्पादों से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। और प्राथमिक उत्पादन दुनिया भर में कहीं ना कहीं लड़खड़ाया और गिरा भी है, और अगर वो क्वांटिटी के रूप में ना रहा हो तो क्वालिटी के रूप में हमने फसलों को, हमने अपने तमाम जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं उनको खोया है। प्राथमिक उत्पाद में खाली फसलें नहीं आती, खाली आपके फलदार वृक्ष नहीं आते, जड़ी बूटी नहीं आती, फूल नहीं आते, साथ में हवा, मिट्टी, जंगल, पानी भी दुनिया में प्राथमिक उत्पाद है। तो ये सब कहीं ना कहीं गांवों से जुड़े हैं। तो इसको इस रूप में देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये जो तमाम रिवर्स माइग्रेशन जैसी हमारे सामने, जिनको कि आज हम शुरुआती दौर में निश्चित रूप से भी क्योंकि बड़े स्पष्ट नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर एक मोटी बात सबके समझ में आनी चाहिए। वो ये आनी चाहिए कि अगर गांव में वापिस आए हुए लोग ज्यादातर उस श्रेणी के होंगे, क्योंकि हम ही उस राज्य का हिस्सा हैं जहाँ कितनी हजारों हेक्टेयर भूमि बैरन हो चुकी, लोगों ने गांव के गांव खाली कर दिए। आखिर उस भूमि में उत्पादन की पूरी संभावनाएं थी। और मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता कि अक्सर कहा जाता कि खेती बाड़ी छोड़ दी जाए, बंदर आ गए, ये आ गया, सो आ गया। हिमाचल प्रदेश आपका बगल का राज्य है, 17,000 करोड़ उसकी आय है, सेब से लेके और आपके हॉर्टिकल्चर से लेके, और वहां भी क्यों जाएं, अपने ही राज्य में देख लिए चक्रौता का इलाका है, यमुना घाटी है। यही प्रयोग है जिन प्रयोगों में लोगों ने प्राथमिक उत्पाद से पैसा कमाया है और एक बड़ा स्थान आर्थिक रूप में भी किया। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक बात का हम सबको समझना चाहिए कि यही एक रास्ता होता है और बेहतर रास्ता होता है जिससे हम इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को मेंटेन करते हैं। जब आप फलदार वृक्षों से आच्छादित कर देते हैं पहाड़ को या अपने गांव को, तो ये दोनों आपकी सहायता करता है। एक तरफ आर्थिक योगदान है और दूसरा क्योंकि वो वृक्ष है तो हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को भी बांधेगा, तो आर्थिक स्तर से भी होगा। और दूसरी बड़ी बात यह कि जितने भी लोग दिल्ली में रहते हो, चाहे किसी भी दर्जे के हों, किसी भी आर्थिक स्तर के दर्जे के हों, वो आज कैसा जीवन जी रहे होंगे ये तो हम जानते हैं। और 2-3 दर्जे अगर ये कहें वो संपन्न रहे तो वो भी खराब हवा को झेलते हैं।
उन्होंने भी पानी के संकट को झेला होगा, और अगर वो निचले स्तर में रोजगार से जुड़े रहे होंगे तो वो तो इससे होंगे। कम से कम अपने गांव में हवा, मिट्टी, जंगल, पानी बेहतर और जीवन एक बेहतर के रास्ते भी तैयार होते हैं। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अगर गांव में वापसी हो, हमारे स्पष्ट नीति हो, और वो नीति हमें ध्यान रखना चाहिए, गांव का उत्पादन, प्राथमिक उत्पादन से जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, आप आज भी देख लीजिए, उत्तराखंड हो या पहाड़ के तमाम तरह के हिमालयी क्षेत्र हो, सबके सब में अगर सबसे बड़ी गतिविधि है वो खेती बाड़ी है। चाहे मैं अपने लिए ही पैदा करता हूँ, लेकिन अब इस खेती बाड़ी ही हमारा एक बड़ा रास्ता बनेगा। और इस दुनिया में आने वाले समय में मैं आपको आज बता देता हूँ, सबसे बड़ा उद्योग खेती बाड़ी होगा, और हमारे फलदार वृक्षों से होगा, हॉर्टिकल्चर से होगा, वेजिटेबल फार्मिंग से होगा, और फ्लावर फार्म। ये दुनिया के सबसे बड़े आने वाले समय में उद्योग होंगे। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की कि जो युवा आए हैं वापस, प्रवासी हैं, उनको हमें रोकना होगा। उनका जो टैलेंट है, उनकी जो एक तो देखना होगा, उनकी विल और स्किल आपने कहा, उसका हम पूरी तरह से प्रयोग करें। उम्मीद है कि आपके विचारों को तवज्जो दी जानी चाहिए। आपके विचार बहुत ही व्यवहारिक हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ऐसा मौका है जब पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को साथ लेकर हम चलें। और खेतीबाड़ी के बारे में आपने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग होगा, और इस लॉकडाउन की अवधि में भी हम निश्चिंत हैं कि हमारे पास अनाज भरपूर है। और ये आपका जो सुझाव है बहुत ही व्यवहारिक है। उम्मीद है कि इस पर पूरे देश पर विचार होना चाहिए। आकाशवाणी से आज आप जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अवधेश पाठक, निवासी बिसौली, बदायूं, एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं जो आज की परिस्थितियों का उद्बोधन कर रहा है। डूबना उभरना, टूटना बिखरना, डूबना उभरना, टूटना बिखरना, बड़ा दर्द देता है रोज रोज मरना, बड़ा दर्द देता है रोज रोज मरना। जीवन से आशा के बिंब रहे मिट, किरणों के पंख रहे पेट में सिमट। संशोधन करना, व्यंग्यों का भरना, सांस को गिलहरी सा रात दिन कुतरना, बड़ा दर्द देता है रोज रोज मरना, बड़ा दर्द देता है रोज रोज मरना। बदबू में बदल रही मछलियां अनेक, बेबस सा सूर्य रहा प्रलय दृश्य देख। घायल हर झरना, सांझ का सिहरना, देखो हिरन भूल गया हरी घास चरना, बड़ा दर्द देता है रोज रोज मरना, बड़ा दर्द देता है रोज रोज मरना। ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से, मेरी और वीरेंद्र जी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। जिस तरह कि हम सबको पता है दोस्तों के पूरी मानवता इस कोरोना की महामारी से जूझ रही है, बुरी तरह हैरान है, परेशान है, चिंतित है। तो दोस्तों, वक्त की एक बहुत अच्छी बात होती है कि वक्त कभी भी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। जैसे कि रात के बाद दिन आता है, धूप के बाद छाया आती है, तो ये बुरा दौर है, ये भी गुजर जाएगा, ये भी नहीं रुकेगा। तो आप सभी दोस्त हौसला रखें, हिम्मत रखें, सरकार के जो आदेश हैं उनका पालन करें, और अपने अपने घरों में सेफ रहें, अपना पूरा ख्याल रखें। बिल्कुल सभी को हौसला रखना है, और ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जिसको घर पे रह के हम जीत सकते हैं। अगर घर से बाहर जाएंगे, इसके लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ घर पे रह के सरकार के आदेशों का पालन करना है। और एक दिन ये कोरोना की जो महामारी है वो मालिक सतगुरु वाहिगुरु सबके ऊपर कृपा करेगा, और एक दिन अच्छे दिन आएंगे। तो घर पे टेंशन और परेशान चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। सभी को हमारी तरफ से ये गुजारिश है कि हौसला रखें, हिम्मत रखें, और मालिक के आगे दुआ करें। मालिक सबकी दुआ को सुनेगा। नमस्कार जी। नमस्कार।
नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका आज के हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। अभी क्या है ना, सब कुछ बहुत बोरिंग एंड आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ना। मतलब पहले तो अच्छा लग रहा था सब, जब लॉकडाउन हुआ था, क्योंकि हमें अपनी भागदौड़ भरी लाइफ से ना थोड़ा सा आराम जो मिल गया था। अब आराम से सोकर उठना, डेली कुछ ना कुछ स्पेशल डिशेस जो हैं वो हमारी मम्मा हमें बनाकर खिला रही थी, आराम से सब कुछ हो रहा था। जिन दोस्तों से न जाने हमने कब से बातें नहीं की थी, उनसे बातें कर रहे थे, लेकिन कब तक। अब डिप्रेशन में आने लगे हैं भाई कुछ लोग। ऐसे में एंटरटेनमेंट कैसे हो, टाइम कैसे पास किया जाए, बस यही सब सोचते सोचते एक आइडिया मेरे दिमाग में आया। आपको पता है कुछ दिन पहले तक ना डेली सब लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे को चैलेंजेस देने में लगे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कोई चैलेंज आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। चैलेंज कुछ ऐसा था जिसमें आपको लॉकडाउन या फिर कोरोना के ऊपर कुछ लिखना था, कुछ भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। अभी वो चाहे कोई कविता हो सकती है, शायरी हो सकती है, कोई कहानी हो सकती है, या फिर कोई गाना भी हो सकता है। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आपको लिखना था। और इतना ही नहीं, वो लिखकर आपको अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड भी करना था और मुझे भेजना था। और सच कहूँ तो इतना गजब का टैलेंट निकल कर आया है ना सबका बाहर, कि अब मैं तो क्या ही कहूँ, आप खुद ही सुन लो। खुद को क्या समझता है, इतना करता है, कॉलेज में नया नया आया एक लड़का है। अरे अरे अरे, कहाँ चले? अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ मैं इतना अच्छा नहीं गाती हूँ, लेकिन कोई है जो बहुत अच्छा गाती ही नहीं, बहुत अच्छा लिखती भी है। जी हाँ, इनका नाम है मही, और मेरा चैलेंज कंप्लीट करते हुए मही ने इस सॉन्ग को अपने अंदाज में कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया है। खुद को क्या समझता है, इतना करता है, दुनिया में नया नया आया कोरोना है। ओ यारो हाथ धुलो, सब सैनिटाइज रहो, चलो भगा दे इसे। खुद को क्या समझता है, इतना करता है, दुनिया में नया नया आया कोरोना है। ओ ज्यादा ना घूमो, घर से काम करो, चलो चिखा दे मजा। वाओ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये ख़त्म क्यों हो गया, थोड़ा सा और गाना चाहिए था। कितना अच्छा गा रही थी मई, है ना। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी पहले आपसे कहा, लॉकडाउन की वजह से हम सबको वो सब कुछ करने को मिल रहा है जो हम ये कह के टाल देते थे कि हमारे पास जब टाइम होगा हम इस चीज़ को करेंगे। अब जब हम वो सब कर रहे हैं तो एक थैंक यू तो बनता है ना। तो लॉकडाउन को अपने अंदाज में ऋषभ ने कैसे थैंक यू कहा है, आइए सुनते हैं। पता है क्या, कभी मौका ही नहीं मिला थोड़ा अपनों को और करीब से जानूं, और ये आई की हाथ की बनी हुई गोल गोल रोटियां, इनका स्वाद थोड़ा और करीब से चख सकूं। अपनों के लिए हमेशा भागता ही रहा, कभी रुका ही नहीं, या यूं कह लो कभी रुकने का मौका ही नहीं मिला। और थोड़ा और करीब से जानूं इस घर को, इस परिवार को, अपनों के साथ को, लेकिन इस वक्त ने कभी मौका ही नहीं दिया। चलो अच्छा है, इस लॉकडाउन ने वो सब दिया। अब मैं उन लोगों से थोड़ा और करीब होकर मिलता हूँ जिन्हें मैं सुबह अपने ऑफिस ये कह के निकल जाता था, तुम करते क्या हो, घर पर ही तो रहते हो। तो अब देख भी लिया कि ये घर कितना कुछ देता है। थैंक यू लॉकडाउन। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो लॉकडाउन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऋषभ ने बिल्कुल बहुत सही बात बोली है कि हमने अपनी फैमिली को टाइम देना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि हम अपनी ही लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे कि हमारे पास ना तो अपने लिए टाइम था, ना ही हमारी फैमिली के लिए। और अगर बाहर जाना चाह रहे हो ना, तो बाहर जाने से पहले ज़रा आकाश को सुनते जाइए, जिन्होंने बताया है कि अगर जो आप बाहर गए तो आपको क्या क्या फेस करना होगा। सिर जो तेरा चकराए या घर में बोर हो जाए, बच के प्यारे बाहर न जा रे, खतरे तुझे बुलाए। कोविड से बच के भाई, खाली खाली सड़के, सैर की चाहत भड़के, बाबू सोना की यादों में दिल ये धक धक धड़के। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, लॉकडाउन में घर के है सुख,
बेमतलब के पुलिस के डंडों से ये तुझे बचाए, काहे घबराए, कोविड से बच के भाई। तो सुना ना आपने, इसीलिए कहते हैं बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है ना। और आज जब हम लोग अपने घर पर इतने आराम से बैठे हैं जिससे कि हम सेफ़ रहें, हमारी फैमिली सेफ़ रहे, उसकी वजह से कुछ लोग बाहर हैं, अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, दिन रात सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए बिना किसी शिकायत के मेहनत कर रहे हैं, डट कर खड़े हैं इस कोरोना की लड़ाई के लिए। ये सब और कोई नहीं, कोरोना वॉरियर्स ही हैं। और इन कोरोना वॉरियर्स के बारे में एक छोटा सा किस्सा अपने अंदाज में बहुत खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया है मुखर ने। इस बार अब्राम और उसके अब्बू दोनों घर पर हैं। रमज़ान जब से शुरू हुए हैं, दोनों अपना वक्त इबादत में ही बिताते हैं। अब्राम के तो ये पहले रोज़े हैं। इससे पहले उसका स्कूल होता था, इसीलिए अम्मी उसे मना कर देती थी। इस बार लॉकडाउन की वजह से उसे किसी ने नहीं रोका, बल्कि अब्बू ने तो तारीफ़ भी की थी उसकी। दोपहर में कभी कभी अब्राम अपने घर की बालकनी पर आता है। कुछ सब्ज़ी वाले, कुछ पुलिस वाले उसे रोज़ ड्यूटी करते हुए दिखाई देते हैं। आज जब अब्राम ने अब्बू से पूछा, अब्बू अभी तो बाहर जाना डेंजर है, ये लोग क्यों जा रहे हैं? अब्राम, ये हमारे असली हीरो हैं जो हमारे लिए घर से बाहर निकले हैं। अब्राम उनकी बात सुनकर बोला, अच्छा जैसे अवेंजर्स होते वैसे? हाँ, उनसे भी ज़्यादा रियल हीरो। अब्बू ने इतना कहा तो अब्राम के दिल में प्यार उमड़ आया कोरोना वॉरियर्स के लिए। लॉकडाउन के इन दिनों में इबादतों के साथ अच्छे इल्म भी सीख रहे हैं बच्चे। बिल्कुल, ये कोरोना वॉरियर्स ही हैं जो हमारे हीरो हैं आज के टाइम में, और इन्हीं की वजह से जो है हम लोग सेफ़ हैं, और ये लोग हमारी वजह से बिना किसी शिकायत के काम में लगे हुए हैं, 24 घंटे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप सबके लिए एक मैसेज भेजा है, इनका नाम आकाश है, तो आइए ज़रा उनका मैसेज सुनते हैं क्या है। और पब्लिक घर की पब्लिक जाना नहीं, घर को छोड़ के नियम तोड़ के घर के बाहर जाना, जब हो कुछ लाना घर में ही रहना, नियम तोड़ न देना। और पब्लिक प्यारी पब्लिक जाना नहीं, घर को छोड़ के नियम तोड़ के। जी हाँ, जब तक बहुत ज़रूरी काम ना होना तब तक प्लीज़ 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 आप घर के बाहर मत जाइए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार साथियों, आज कोरोना एक महामारी के रूप में पूरी दुनिया में फैली हुई है। दरअसल कोरोना महामारी नहीं, एक वायरस है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और हमारे देश में भी इसका एक गंभीर रूप देखने को मिलता है। शासन, प्रशासन, चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मी सभी मिलकर इसके बचाव के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। ऐसे में हम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि हम शासन और प्रशासन का पूरा सहयोग करें। हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम कम से कम अपने घरों में रहें, जिससे कि इसका संक्रमण न बढ़ पाए। इन्हीं सब भावों को लेकर मैं एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। कोरोना से नहीं डरना, ये वायरस जल्दी जाएगा। कोरोना से नहीं डरना, ये वायरस जल्दी जाएगा। कोरोना से नहीं डरना, ये वायरस जल्दी जाएगा। तुम घर पे रहना, बाहर नहीं जाना, पीएम मोदी जी का मानो कहना। तुम घर पे रहना, बाहर नहीं जाना, पीएम मोदी जी का मानो कहना। लॉकडाउन पालन करना, कड़ी टूटी मर जाएगा।
कोरोना से नहीं डरना, ये वायरस जल्दी जाएगा। तुम हाथ न मिलाना, गले न लगाना, प्रणाम नमस्ते कर लेना। तुम हाथ न मिलाना, गले न लगाना, प्रणाम नमस्ते कर लेना। सोशल डिस्टेंसिंग कर लेना, संक्रमण नहीं बढ़ पाएगा। कोरोना से नहीं डरना, ये वायरस जल्दी जाएगा। तुम मास्क लगाना, पड़े जो बाहर जाना, पुलिस और प्रशासन का सहयोग करना। तुम मास्क लगाना, पड़े जो बाहर जाना, पुलिस और प्रशासन का सहयोग करना। सीमित साधनों में जी लो ना, ये संकट अब टल जाएगा। कोरोना से नहीं डरना, ये वायरस जल्दी जाएगा। कोरोना से नहीं डरना, ये वायरस जल्दी जाएगा। दोस्तों, इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत अलग अलग तरीके से फ़ोन इस्तेमाल हो रहा है, पढ़ाई के लिए, ऑफिस का काम करने के लिए और कुछ नई नई चीज़ें सीखने के लिए भी अलग अलग ऐप्स ट्राई किए जा रहे हैं। ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि किसी भी नए ऐप के साथ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा निजी जानकारी शेयर ना करें, और जिन घरों में फ़ोन अक्सर बच्चों के हाथ में है, चाहे वो पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइम पास के लिए या कुछ नया सीखने के लिए, जब बच्चों का फ़ोन दे रहे हैं, ऐसे में ये सुनिश्चित करें कि आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए जिन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं या अलग अलग तरीके से अगर ऑनलाइन पेमेंट आप करते हैं तो उन ऐप्स में आप लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें, सिक्योरिटी पासवर्ड वगैरह का इस्तेमाल करें, ताकि अनजाने में बच्चों से कोई गलती ना हो। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर, जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।